आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का सेकंड चैप्टर वाक्य रचना वाक्य भेद का हम दूसरा क्लास शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा क्लास शुरू करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने पहले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, पहले क्लास में हमने पढ़ा कि वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन से? तो एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, फिर उसके बाद वाक्य के भेद हमने पढ़ा था। वाक्य वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य का वर्गीकरण 5 आधारों पे किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे, तीसरा है शैली के आधार पे, चौथा है क्रिया के आधार पे और पांचवा है आकृति के आधार पे। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे हमने वाक्य के भेद के दो हमने पढ़ लिए थे, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि आश्रित उपवाक्य कौन कौन से होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य तीन उपवाक्य होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इन सब के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा हमारा शैली के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं शैली के आधार पे। तो तीसरा है हमारा शैली के आधार पे, शैली के आधार पर। ठीक है, शैली के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो शैली के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है शिथिल वाक्य। पहला होता है शिथिल वाक्य, शिथिल वाक्य। दूसरा होता है समीकृत वाक्य, समीकृत वाक्य। और तीसरा होता है आवर्तक वाक्य, आवर्तक वाक्य। ठीक है, तो ये होते हैं। पहला होता है शिथिल वाक्य, दूसरा होता है समीकृत वाक्य और तीसरा होता है आवर्तक वाक्य। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे शिथिल वाक्य। ठीक है, शिथिल वाक्य किसे कहते हैं? शिथिल वाक्य, शिथिल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि शिथिल वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता अलंकारों का प्रयोग न करके सीधे साधे ढंग से बात कहता है उसे हम शिथिल वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो जिस वाक्य में कर्ता अलंकारों का प्रयोग न करके सीधे साधे ढंग से बात कहता है उसे हम शिथिल वाक्य कहते हैं। शिथिल वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम शिथिल वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता अलंकारों का प्रयोग न करके सीधे साधे ढंग से बात कहता है उसे हम शिथिल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, वे अपनी पत्नी सीता लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। ठीक है, इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। तो राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, उनको 14 वर्षों मिला, उनको 14 वर्षों का वनवास मिला। वे अपनी पत्नी लक्ष्मण, पत्नी सीता
लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, वन में चले गए। ठीक है, तो शिथिल वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता अलंकारों का प्रयोग न करके सीधे साधे ढंग से बात कहता है उसे हम शिथिल वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बोल रहा है कि राम जो क्या है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनको क्या हुआ 14 वर्ष का वनवास हुआ, वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात सीधे साधे कही गई है कि राम जो अयोध्या के राजा है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनको क्या हुआ 14 वर्ष का वनवास हुआ, वे अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यह शिथिल वाक्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा समीकृत वाक्य। समीकृत वाक्य, ठीक है, समीकृत वाक्य किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो जिन वाक्यों में वक्ता साम्य मूलक संगति के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है उन वाक्यों को समीकृत वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। वाक्यों में वक्ता साम्य मूलक संगति के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है, अपने भावों को प्रकट करता है उसे उन वाक्यों को समीकृत वाक्य कहते हैं। उन वाक्यों को समीकृत वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में वक्ता साम्य मूलक संगति के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है उन वाक्यों को समीकृत वाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया, यहाँ पे एक दिया है कि साम्य मूलक। साम्य मूलक मतलब क्या होता है, साम्य मूलक मतलब होता है कि समदर्शिता, मतलब जो वाक्य होगा वो देखने में उनका वो समान होंगे। ठीक है, देखने में उनका जो लिखने का वो होगा तरीका होगा वो समान होगा। ठीक है, साम्य मूलक मतलब। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि जो सेवा करता है वह सेवा पाता है, वह मेवा पाता है। जो सेवा करता है वह मेवा पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, समीकृत वाक्य होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है समीकृत वाक्य में कि जिन वाक्यों में वक्ता साम्य मूलक संगति के द्वारा अपने भाव को प्रकट करता है उन वाक्यों को समीकृत वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो साम्य मूलक मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा समीकृत वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा आवर्तक वाक्य। तीसरा है हमारा आवर्तक वाक्य। ठीक है, आवर्तक वाक्य किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो जब वक्ता वाक्य के पदों द्वारा पहले तो श्रोता या पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और बाद में ऐसे पदों का प्रयोग करता है जिसमें श्रोता की सारी जिज्ञासा दूर हो जाती है, इस प्रकार के वाक्य को हम आवर्तक वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब वक्ता वाक्य के पदों द्वारा पदों द्वारा पहले तो श्रोता या पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है
और बाद में और बाद में बाद में ऐसे पदों का प्रयोग करता है, बाद में ऐसे पदों का प्रयोग प्रयोग करता है करता है ऐसे पदों का प्रयोग करता है जिससे श्रोता की सारी जिज्ञासा दूर हो जाती है, जिससे जिससे श्रोता की सारी जिज्ञासा दूर हो जाती है दूर हो जाती है दूर हो जाती है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम आवर्तक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य को हम आवर्तक वाक्य कहते हैं, आवर्तक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना चाहिए। यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना चाहिए। तो आवर्तक वाक्य क्या कहता है कि जब वक्ता वाक्य के पदों द्वारा पहले तो श्रोता या पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और बाद में ऐसे पदों का प्रयोग करता है जिससे श्रोता की सारी जिज्ञासाएं दूर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के वाक्य को हम आवर्तक वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, तो क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो हमारे मन में क्या होगा, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद दे रहा है कि फिर अगले पल श्रोता ऐसे पदों बाद में वो ऐसे पदों का प्रयोग करता है जिससे श्रोता की सारी जिज्ञासा दूर हो जाती है, तो वहां क्या होगा, आवर्तक वाक्य होगा। तो दूसरे में है क्या कि तो हमें परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि हमें सफलता जीवन में सफल होने के लिए क्या करना है, तो हमें परिश्रम करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जिज्ञासा यानी जो श्रोता है उसकी सारी जिज्ञासा दूर हो गई। ठीक है, कि हमें सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आवर्तक वाक्य। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि शैली के आधार पे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तक वाक्य। इन सब के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब अगला चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्रिया के आधार पे, चौथा है हमारा क्रिया के आधार पे, चौथा है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है क्रिया युक्त वाक्य, क्रिया युक्त वाक्य, और दूसरा होता है क्रिया मुक्त वाक्य, क्रिया मुक्त वाक्य। ठीक है, क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला होता है क्रिया युक्त वाक्य और दूसरा होता है क्रिया मुक्त वाक्य। ठीक है, तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम, क्रिया युक्त वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्रिया युक्त यानी क्रिया के साथ। ठीक है, तो क्या होता है क्रिया युक्त वाक्य, कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं, क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता है वे क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं, क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल
या जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्रिया युक्त, ये क्रिया युक्त वाक्य है, ठीक है, ये हो गया क्रिया युक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिया युक्त वाक्य के 3 उपभेद होते हैं, ठीक है, इसके कितने उपभेद होते हैं, तो क्रिया युक्त वाक्य के 3 उपभेद होते हैं। उपभेद कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला होता है कृतवाच्य, पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य, ठीक है। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं, क्रिया युक्त वाक्य और दूसरा क्रिया मुक्त वाक्य। तो क्रिया युक्त वाक्य को हमने पढ़ा कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता है वे क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें क्या है, इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या होगा, क्रिया युक्त वाक्य होगा, ठीक है। क्रिया युक्त वाक्य के 3 उपभेद होते हैं, ठीक है, क्रिया युक्त वाक्य के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से, तो कृतवाच्य होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य, ठीक है। तो चलिए विस्तार से हम इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृतवाच्य के बारे में। कृतवाच्य, कृतवाच्य के बारे में पढ़ते हैं, कृतवाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं हम। तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। इसमें इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार होते हैं। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। इसमें इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, तो कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसी को हम अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने लिखा, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या है, कर्ता की प्रधानता को दिखाया गया है, ठीक है, कर्ता की प्रधानता को दिखाया गया है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य हम देखते हैं, दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता पाई जाती है तथा क्रिया का सीधा संबंध कर्म से ही होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लिंग और वचन किसके अनुसार होंगे, तो
कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता पाई जाती है कर्म की प्रधानता पाई जाती है तथा क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से ही होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें लिंग और वचन किसके अनुसार होता है? तो कर्म के अनुसार होता है। इसमें लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता पाई जाती है तथा क्रिया का सीधा संबंध कर्म से ही होता है, वो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग और वचन किसके अनुसार होता है? तो कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को हम क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में इसी को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल हमने लिखा कि राहुल से पत्र लिखा जाता है। राहुल से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, राहुल से पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में लिखा जाता है का संबंध सीधे तौर पर किससे है? तो लिखा जाता है का सीधे तौर पर संबंध यानी किससे है? पत्र से। तो पत्र यहाँ पे क्या है? पत्र यानी पत्र क्या है? कर्म है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं कि राम से गाना गाया जाता है, तो इसमें भी क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, या तो एक और एग्जांपल देते हैं कि मेरे द्वारा चला जाता है। मेरे द्वारा चला जाता है। मेरे द्वारा चला जाता है। तो इस वाक्य में भी क्या है? इस वाक्य में भी सीधा संबंध किससे हो रहा है? तो कर्म से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है भाववाच्य। तीसरा है हमारा भाववाच्य। ठीक है, चलिए भाववाच्य पढ़ते हैं कि भाववाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध भाव से ही होता है, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से या जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है, और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? भाव से ही होता है। उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। उस वाक्य को हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यह किस में होता है? भाववाच्य सिर्फ किस में होता है? तो यह अकर्मक क्रिया के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ अकर्मक क्रिया के साथ
ही किया जाता है, केवल अकर्मक क्रिया के साथ ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से ही होता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भाववाच्य होगा। ठीक है, तो वहां पे भाववाच्य होगा। ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ साथ प्रायः जाता शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ साथ प्रायः जाता शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे हमने लिखा कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जाता प्रायः किसका, ने बताया कि क्रिया के साथ साथ प्रायः जाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि क्रिया के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के आधार पे वाक्य के 2 भेद हमने पढ़ा। कौन सा, तो पहला था क्रिया युक्त वाक्य, दूसरा होता है क्रिया मुक्त वाक्य। ठीक है, तो क्रिया युक्त वाक्य के कितने उपभेद होते हैं, तो क्रिया युक्त वाक्य के 3 उपभेद कौन कौन से, कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ठीक है, तो इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब में है कि क्रिया मुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया मुक्त वाक्य किसे कहते हैं, हालांकि पूछा नहीं जाता है, तो इसका हम मौखिक रूप से बता दे रहे हैं कि क्रिया मुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से एक भी क्रिया का प्रयोग न हो, वह क्रिया मुक्त वाक्य होता है। प्राय एक पदीय वाक्यों में क्या होता है, क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिया मुक्त वाक्य हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम आगे आकृति के आधार पे। ठीक है, 5वां है हमारा, आकृति के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं। 5वां, आकृति के आधार पे, आकृति के आधार पर। ठीक है, आकृति के आधार पर। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हम इसको बस बता दे रहे हैं कि कितना, तो आकृति के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, आकृति के आधार पे इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है अयोगात्मक और दूसरा होता है योगात्मक। पहला होता है अयोगात्मक और दूसरा होता है योगात्मक। ठीक है, आकृति के आधार पे वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 5 मुख्यतः उनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया, वाक्य को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया था। पहला था अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा शैली के आधार पे, चौथा क्रिया के आधार पे और 5वां आकृति के आधार पे। तो इन सबको हमने बारी बारी से पढ़ा। ठीक है, अब हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम करेंगे इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। ठीक है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। ठीक है, हमको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है। तो पहला है आज्ञावाचक, ऑप्शन बी है निषेधवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है इच्छावाचक। तो यहाँ पे क्या है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इसमें ये अर्थ के आधार पे कैसा वाक्य है, तो ये क्या है कि यहाँ पे नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये नकारात्मक यानी निषेधात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है
अगला है उसने कहा कि मैं दोषी हूं, किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं दोषी हूं, और सॉरी मैं निर्दोष हूं, किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है उक्त सभी। उसने कहा कि मैं दोषी हूं, तो यहाँ पे ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? तो ये किस प्रकार का होगा? तो ये क्या है यहाँ पे? की क्या है? कि यहाँ पे किस प्रकार का है? तो यह क्या है? संबंध बोधक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये संबंध बोधक से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस तरह का वाक्य है? तो ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, और ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? अभी हमने पीछे अभी बताया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं, ठीक है। वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं वो बताना है। तो ऑप्शन है उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी है कर्म और क्रिया, ऑप्शन सी है कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं वो हमको बताना है। तो हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन सा? तो पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा होता है विधेय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? तो जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पे वाक्य है, ठीक है। तो हमको बताना है कि अर्थ के आधार पे वाक्य कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन है इच्छावाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, और ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो हमको बताना है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे ये कैसा वाक्य होगा? तो यहाँ पे क्या यह बोला जा रहा है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये क्या किया जा रहा है? तो ये आज्ञा दिया जा रहा है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ठीक है, संयुक्त वाक्य हमको बताना है कि इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए वह खाना खाकर सो गया, ऑप्शन बी उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन सी है गीता जिस घर में रहती है बहुत गद्दा है, और ऑप्शन डी रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा हमारा कौन सा? तो उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, इसमें क्या होगा? यहाँ पे की लगा है तो ये मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, मिश्र वाक्य बताना है। तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ऑप्शन बी है नेताजी भाषण देकर चले गए, ऑप्शन सी है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, और ऑप्शन डी है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा? तो मिश्र वाक्य इसमें कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, ठीक है। उस चित्र को उठाओ, यहाँ पे रेखांकित छूट गया है, हम रेखांकित कर दे रहे हैं। हुसैन का बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रेखांकित है। तो निम्न निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, ठीक है। रेखांकित उपवाक्य, यहाँ पे जो रेखांकित है इसको बताना है कि यह क्या है। तो ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, और ऑप्शन डी प्रधान उपवाक्य। तो हुसैन का बनाया हुआ, इसमें क्या है? कैसा उपवाक्य है हमको बताना है। तो इसमें कैसा उपवाक्य होगा? तो इसमें क्या है कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें विशेषण, इसमें क्या बताया जा रहा है? तो विशेषता बताई जा रही है, किसकी? तो वो विशेषता बताई जा रही है कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो इसमें कैसा होगा? तो इसमें
विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य ऐसा वाक्य है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है संदेहवाचक, ऑप्शन बी है संकेतवाचक, ऑप्शन सी है इच्छावाचक और ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर इसमें वाक्य कैसा होगा? तो ये क्या होगा कि इसमें संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप हमको बुलाते हैं तो हम जरूर आते हैं, अवश्य आते हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है? तो संकेतवाचक वाक्य होगा, इसमें संकेत दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, राम घर गया उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य हमको बनाना है। ठीक है, इसका हमको संयुक्त वाक्य बनाना है। तो कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन ए है राम ने घर जाकर माँ को देखा, ऑप्शन बी है राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन सी है राम घर गया तो उसने माँ को देखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा तो क्या बनेगा? तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा कि राम घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, राम की गाय दूध देती है, राम की गाय दूध देती है, ये कैसा वाक्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राम की गाय दूध देती है, ठीक है, इसमें हमको बताना है कि कैसा वाक्य है। तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? को बताना है कि कैसा वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, यह कैसा वाक्य है? तो यह कैसा वाक्य होगा? यह मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, यह क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। ठीक है, संयुक्त वाक्य बताना है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन है जो परिश्रम करता है वह वही आगे बढ़ता है, ऑप्शन बी है मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ऑप्शन सी है परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है और ऑप्शन डी है क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। तो इसमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा होगा? तो संयुक्त वाक्य होगा मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ये क्या होगा? इसमें संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, मिश्र वाक्य का चयन करना है, तो इसमें मिश्र वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए रोहन आम खा रहा है, ऑप्शन बी वह पंडित है किंतु हठी है, ऑप्शन सी आकाश में बादल गरजता है और ऑप्शन डी है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ठीक है, तो ये पिछला क्वेश्चन हमने अभी इसी तरह का एक कराया था, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, मिश्र वाक्य फिर बताना है कि इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है वह उड़ती चिड़िया पहचानता है, ऑप्शन बी है उसने उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ऑप्शन सी है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है और ऑप्शन डी है यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। तो इसमें मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य इसमें क्या होगा? तो इसमें मिश्र वाक्य होगा कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, ये सरल वाक्य है, इसको हमको मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऑप्शन बी है उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, ऑप्शन सी है उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए और ऑप्शन डी है उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो इसको इस सरल वाक्य को हमको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये क्या होगा? ये मिश्र वाक्य इसका सही रूपांतरित होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन करिए। ठीक है, सरल वाक्य बताना है कि इसमें सरल वाक्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन है उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, ऑप्शन बी सुबह हुई और वह आ गया, ऑप्शन सी राहुल धीरे धीरे लिखता है और ऑप्शन डी जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो सरल वाक्य बताना है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वहां जाओ वहां जाओ। ठीक है, ये कैसा वाक्य हमको बताना है। तो ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी अनुरोधवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक और ऑप्शन ए प्रश्नवाचक।
वहां जाओ ये कैसा वाक्य है हमको बताना है। तो ये कैसा वाक्य है, वहां जाओ ये कैसा वाक्य है, तो ये आज्ञा दिया जा रहा है किसी को कि वहां जाओ, ठीक है, तो ये क्या होगा, आज्ञावाचक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है मोहन नहीं आने वाला है, मोहन नहीं आने वाला है, ये ठीक है, तो हमको बताना है कि ये कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन ए बलदायक, ऑप्शन बी संदेहवाचक, ऑप्शन सी है स्वीकारात्मक और ऑप्शन डी है नकारार्थक। तो मोहन नहीं आने वाला है, ये कैसा वाक्य है, तो यह क्या है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये कैसा होगा, नकारार्थक वाक्य होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है किस वाक्य में क्रिया का भाववाची प्रयोग है, ठीक है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाची प्रयोग है हमको बताना है। तो ऑप्शन है लड़कियों ने माँ को देखा, ऑप्शन बी है उससे फल नहीं खाए गए, ऑप्शन सी है घोड़ा ही निनाता है, और ऑप्शन डी है यह काम तुमसे ही संभव है। तो भाववाची हमको बताना है, भाववाची तो किसमें भाववाची है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उससे फल नहीं खाए गए, इसमें क्या है, भाववाची है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता का वाक्य है, ठीक है, कैसा वाक्य हमको बताना है। तो ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन डी संदेहवाचक और ऑप्शन डी इच्छावाचक। तो पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है हमको बताना है। तो किस प्रकार का वाक्य है ये, तो यह क्या है, संकेत दिया जा रहा है कि अगर पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, हमने कल बताया था कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन कौन सा, तो आश्रित उपवाक्य के 3 कौन कौन से भेद होते हैं, तो पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, सरल वाक्य बताना है कि इसमें सरल वाक्य क्या होगा। तो ऑप्शन है यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन बी है आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, ऑप्शन सी है हम न घर के रहे न घाट के, ऑप्शन डी है वह जो लड़का है छोटा है, ठीक है। तो इसमें सरल वाक्य बताना है, तो इसमें सरल वाक्य क्या होगा, तो इसमें सरल वाक्य होगा कि यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, ये क्या है, ये सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य है बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, एक ऐसा वाक्य है। तो ऑप्शन है सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, इसमें ये कैसा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य का उदाहरण है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य का उदाहरण है, तो हमको बताना कैसा है। तो ऑप्शन है सरल वाक्य का, ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य का, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य का और ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य का। तो पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, वाक्य का उदाहरण कैसा, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन बी उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ऑप्शन सी घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, ठीक है, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य और ऑप्शन डी है क्रिया उपवाक्य। तो राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है हमको बताना है। तो इस घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो यह क्या है, तो यह संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है, यह संज्ञा उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें, ठीक है, संयुक्त वाक्य हमको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय हो जिसमें उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी है कर्म पूरक वाक्य,
ऑप्शन सी है सरल वाक्य और ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो एक ही विधेय हो जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य और ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कल हमने आपको इसको पढ़ाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। ठीक है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसका हम ये संयुक्त वाक्य है और इसका हमको सरल रूप बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ऑप्शन बी है दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन सी है वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, ऑप्शन डी है वह भाग गया क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसका हमको सरल रूप बताना है। तो इसका सरल रूप क्या होगा, तो इसका सरल रूप होगा कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है मिश्र वाक्य है। ठीक है, हमको मिश्र वाक्य बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अब मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसमें मिश्र वाक्य बताइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो ऑप्शन है विधानवाचक, विधिवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है निषेधवाचक और ऑप्शन डी है विस्मयवाचक वाक्य। तो तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये वाक्य का प्रकार क्या होगा, तो तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताना है। तो ऑप्शन है सरल वाक्य, ऑप्शन बी आश्रित वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है मिश्र वाक्य। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसमें वाक्य का कौन सा भेद होगा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ठीक है, मिश्र वाक्य बताना है किसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ऑप्शन बी है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। ऑप्शन सी है, उसने मान लिया कि दोष उसका है और ऑप्शन डी है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो इसमें मिश्र वाक्य बताना है। तो इसमें मिश्र वाक्य क्या होगा, तो इसमें मिश्र वाक्य होगा कि उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, यहाँ पे की क्या है, यहाँ पे की से ये जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है, फिर बताना है कि मिश्र वाक्य है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे अगला है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है सरल वाक्य और ऑप्शन डी है विधान वाक्य। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं जिसमें क्या है, इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार। तो ऑप्शन है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विधानवाचक, ऑप्शन सी है निषेधात्मक वाक्य और ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। तो बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या होगा, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार होगा क्या होगा, तो ये होगा विधान वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए राम गया लेकिन सीता आ गई, ऑप्शन बी सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ऑप्शन सी है गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, ऑप्शन डी है मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें, तो सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक वाक्य बताइए। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।